गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? सब लोग अच्छे होंगे आई विश। और गुड इवनिंग सर। हमारा जो पर्सनल ग्रुप है उसको बता दीजिए उसमें कि क्लास स्टार्ट हो गई है, बाद में आएंगे। हाँ, रिकॉर्ड चल रहा है, ठीक है, चीज़ें बेहतर हो रही है पहले से, बट स्टिल वी आर वर्किंग ऑन इट। अभी भी चीज़ें हैं थोड़ी सी जहाँ पे काम करना है। तो सभी ठीक हैं। हरीश पाठक सर नमस्ते। और आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो जॉन ड्राइडन, ठीक है। जॉन ड्राइडन, ड्राइडन और पोप, ब्लॉक 5 है अगर आपको देखना है तो ये जैसे जैसे हम पीछे की तरफ जाएंगे उतना उतना हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा और चीज़ें हमें थोड़ी समझ में आएंगी हो क्या रहा है। अदरवाइज होता क्या है कि जनरली हम डरे हुए रहते हैं और चीज़ें में मुश्किल हो जाती है। बट मुझे पूरी उम्मीद है आपके डर ख़त्म हो जाएगा। तो स्टार्ट करूँ मैं? हाँ सर। और ये जॉन ड्राइडन आसान नहीं है। जॉन ड्राइडन अपने आप में ये थोड़े से खतरनाक बंदे थे, ठीक है, क्योंकि इन्होंने सबको सबके बारे में लिखा। ठीक है, मैं चला जाता हूँ इधर। अब कोई और नहीं आए, बस फिर वो डिस्टर्बेंस होती है, वही हो रहा है ना। वेट कर लेते हैं, फिर मैं थोड़ा बातें कर लेता हूँ, रिकॉर्ड तो चल ही रहा है ना। ये वो पर्सन थे जिन्होंने मतलब सबके बारे में लिखा, तो सब ने इनके बारे में भी लिखा। और ये क्रिटिक्स थे। अब जो भी क्रिटिक्स होते हैं उनको दुनिया भर में अगर आप करोगे दूसरों के, कहते ना कि दूसरे के बारे में बताओगे, ज़रूर से ज़्यादा बताओगे तो लोग फिर आपके बारे में बताएंगे। और इनका भी हिसाब किताब बढ़िया था। तो ये थोड़ा सा लेंथी, हल्का सा टॉपिक बड़ा ना हो जाए, मैं डर रहा हूँ। तो मुझे सपोर्ट करना और अगर कहीं भी दिक्कत हो तो ज़रूर पूछना। और आई थिंक सर हमारे, एमएजी वन है। बोलिए। सर ये एमएजी वन है क्या? हाँ, एम ए जी 1 है ये। एम ए जी 1, मैं एम ए जी 1 ही चला रहा हूँ अभी, जब तक कि पूरे राइटर ख़त्म नहीं होंगे। ठीक है, हमारे पास अभी 10 राइटर और भी हैं, मैं खींचना है तेज़ी से, लेकिन इतना भी तेज़ी से नहीं कि हम याद भी ना करें। तो रिवीजन भी शुरू होने वाला है 2 दिन में, ताकि आप लोगों को मैं देख लूँ किस तरह क्या काम कर रहे हैं। तो जॉन ड्राइडन, ड्राइडन, आवाज़ कम कर दो, ठीक है। तो इनका जन्म 9 अगस्त, आपको डेट याद हो ना हो पर वैसे आपको सेंचुरी मतलब सन तो याद रखना पड़ेगा इनकी थोड़ा सा करके। 1631 इनका जन्म हुआ और 1700 में इनकी डेथ हुई। न्यो क्लासिकल की रेस्टोरेशन, जो ये रेस्टोरेशन पोइट्स, इनको बहुत से न्यो क्लासिकल पोइट बोलते हैं, बहुत से बोलेंगे रेस्टोरेशन पोइट्स हैं। अब इसमें आप देख लीजिएगा इनका जन्म कब हो रहा है और कौन सी एज कहाँ पे है, ठीक है। तो रेस्टोरेशन एज आप बताएंगे ऊपर, एक सेकेंड, ठीक है। तो रेस्टोरेशन एज, अगस्टन एज और एज ऑफ सेंसिबिलिटी, ये न्यो क्लासिकल पोइट्स मतलब जो न्यो क्लासिकल एज है ये उसका पार्ट है। हम जब ये लिखते हैं तो बिलीव मी सबको बहुत अच्छा लगता है और समझ में आता है कि इनको सच में नॉलेज है, अदरवाइज़ तो बस गाड़ी ऐसी चल रही है, ठीक है। तो ये रेस्टोरेशन एज में थे। और अभी आप देखेंगे भी रेस्टोरेशन एज क्या है, डिटेल क्या है। थोड़ा सा चैप्टर हल्का सा भारी हो सकता है, फोकस रखेंगे तो आसान है, थोड़ा समझने के लिए है ये। रटना मत अभी, क्योंकि रटोगे तभी तो कभी रट ही नहीं सकते, पहले तो समझना ही है ना। तो 1631 याद रखिए, 1631 और 1700, 1631 1700, एक लेफ्ट में खड़ा है एक राइट में खड़ा है, 6 3 3 दूनी 6, इस तरह से कुछ भी आप याद कर सकते हैं, ठीक है। ही वॉज द न्यू क्लासिकल पोइट या रेस्टोरेशन एज पोलर पोइट, जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आपको याद रहे आप उसको लिख सकते हैं। बात एक ही है, न्यू क्लासिकल पोइट बोलोगे तो ज़्यादा कवर हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। एज लिख दी, वो तो मैंने जस्ट एक डेमो की तरह दिया था यहाँ, तो बस नीचे अब काम शुरू। अब थोड़ा सा मैं बताऊंगा इनके बारे में, थोड़ा थ्योरी। ये सब लिखना नहीं है, टू बी फ्रैंकली स्पीकिंग और टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये लिखना नहीं है, समझना है। लिखना तो लिमिटेड होता है, अभी आपने यूट्यूब पे देखा होगा उतना ही लिखना है, बट क्योंकि क्लास अलग है थोड़ा डिटेलिंग जानी पड़ती है, क्योंकि भाई आगे पढ़ना भी समझना भी तो आगे हो क्या रहा है। तो और यहाँ पे मुझे कंफर्ट जोन भी लगता है, मुझे यूट्यूब पे थोड़ा सा रिस्पॉन्स लेट आता है तो वहाँ मज़ा नहीं आता। तो द प्योरिटन केम टू पावर अंडर ओलिव क्रोमवेल, पहले मैं आपको बता दूं, चलो थोड़ी थ्योरी समझ लेते हैं। तो थ्योरी समझ लेते हैं पहले अच्छी तरीके से। देखिए हुआ क्या था, मैंने कल भी ये बताया था और बार बार इस चीज़ों को मैं ज़रूर बताऊंगा ताकि आपको एकदम कॉन्क्रीट तरीके से याद आ जाए। क्या भाई, जब इंग्लैंड के अंदर जो पादरी थे, पादरी वर्ग, क्लर्जी वर्ग था, वो हावी हो गया और उनकी चलती थी राजा, भाई राजा की तो मेन है, राजा के साथ वही लोग रहते थे। अब उन लोगों ने जो पब्लिक का शोषण करना शुरू किया, पब्लिक को परेशान करना शुरू किया, तो भाई एक दिन ना एक दिन तो फिर वो मतलब पब्लिक बोलेगी कि भाई ये सब आप हटाओ,
उसके बाद फिर वहाँ पे विद्रोह हो गया, इसे रिवोल्ट बोलते हैं, या पीजेंट जो रिवोल्ट है, या फिर लोगों ने अपनी बात रखी कि भाई आप अपनी बात ज़्यादा तरीके से मतलब वो चाहते थे कुछ बदलाव, जो उसमें लिखा हुआ किताब में उसको पढ़ेंगे, थोड़ा वो चेंज भी करेंगे, लेकिन जो मतलब जो पादरी होते थे, ठीक है, और जो कैथोलिक होते थे खासकर पोप वाले, वो उनका अपना अलग चलता था, ठीक है। फिर उनके बीच प्रॉब्लम हो गई, तो उस प्रॉब्लम से एक पर्सन निकल के आया जिसका नाम था क्रॉमवेल। और क्रॉमवेल भी ऐसा नहीं कोई आम इंसान था, वो सेना के साथ ही था। कोई भी अगर पर्सन लड़ेगा, राजा से लड़ाई करेगा, तो ऑफकोर्स ये तो कॉमन सी बात है ना, वो राजा के बीच का ही होगा। इतनी पावर कहाँ से आएगी, सामान कहाँ से आएगा, सेना वहीं से तो निकाल के लाते हैं। विद्रोही का क्या मतलब होता है, विद्रोह, रिबेलियन, विद्रोह मतलब है सेना से टुकड़ी उठा ली पूरी। एक नई जगह बनाना, लोगों को इकट्ठे करना, ये तो आप मुश्किल ही है, दबा दिया जाता है। विद्रोह तो अंदर से चीज़ें उठती हैं। उसके बाद अब क्रोमवेल ने क्या किया, मैंने कल बताया था, चार्ल्स फर्स्ट को निपटा दिया, ठीक है। अब लेकिन उसके बाद उनका बेटा आया, तो जब बेटा आता है रीस्टोर मतलब अब रीस्टोर किया है उसने, दोबारा से वो दोबारा से आया, मतलब राजा मोनार्क अब दोबारा आया है, तो इसी को बोलते हैं रेस्टोरेशन पीरियड, रीस्टोरेशन पीरियड। हम वैसे पढ़ने में बोल देते हैं रेस्टोरेशन पीरियड, पर सही है रीस्टोरेशन पीरियड, ठीक है। तो इसके पीरियड में ये इनका चल रहा था, और ये अकेले नहीं थे, काफ़ी लोग थे, खाली लड़ाइयाँ थोड़ी ना चलेंगी भाई, राइटर भी होंगे, कुछ और भी काम होगा। तो फिलहाल हम राइटिंग पढ़ रहे हैं, तो हम राइटिंग के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये इतनी सी बात है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। द प्यूरिटन कौन से, जो कहते थे हम प्योर मतलब बाइबल को मानते हैं और हमारे में कोई वो नहीं, हम प्योर लोग हैं। केम टू पावर अंडर ओलिवर क्रोमवेल इन 1649। भैया क्रोमवेल ने उसको निपटा दिया, और 1649 में क्रोमवेल का सिक्का चल गया। अब क्रोमवेल है जी मेन, ठीक है। अब क्रोमवेल की जो थोड़ी बातचीत थी आयरलैंड से भी थी, ठीक है, स्कॉटलैंड से भी थी, उनका हाथ था कहीं ना कहीं शासन मतलब के तख्ता पलटने में, या फिर उनको सपोर्ट किया कि चलो भी इस राजा को निपटाओ। तो ये कहीं ना कहीं छुपी बातें हैं। डिपोजिंग द मोनार्की, डिपोज कर दिया एंड एग्जीक्यूटिंग किंग चार्ल्स फर्स्ट नॉट अ हाफ माइल फ्रॉम वेयर ड्राइडन वॉज स्टडिंग। देखो कितनी अच्छी बात कही है कि चार्ल्स फर्स्ट को जहाँ निपटाया, या उनकी मतलब उनको बिहेडेड किया गया, ठीक है, एग्जीक्यूट किया गया उनको, उनका जो एग्जीक्यूशन था, थोड़ी सी दूर पे ही कोई लड़का, कोई पर्सन वहाँ पढ़ रहा था। कहते हैं ना ड्राइडन वॉज स्टडिंग, मतलब वहाँ पे एक बीज था, एक कहीं ना एक पेड़ था, जो एक तरीके से वो बढ़ रहा था, उसकी खुशबू फैलने वाली थी दुनिया के बीच। इस तरह से यहाँ पे एक बात लिखी गई है, ठीक है। इसको कोटेशंस में आप करेंगे और आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैं जानबूझ के आपके सामने कुछ चीज़ें करता हूँ ताकि आपका दिमाग थोड़ा ज़्यादा यहाँ पर चले कि कुछ कर रहे हैं, और फिर आपको ये चीज़ें याद रहें, ठीक है। इट इज़ बिलीव्ड दैट ड्राइडन्स लाइफ लॉन्ग कंसर्न फॉर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वॉज अ रिजल्ट ऑफ ग्रोइंग अप ड्यूरिंग द वार। जो ड्राइडन थे, ऑफ कोर्स भाई जब वो छोटे थे, तो जब वो बढ़ रहे थे तो उस समय तो प्रॉब्लम चल ही रही थी भाई, क्रॉमवेल वाली, और ये जो था सिविल वार चल ही रहा था, कोई लड़ रहा है, कोई ये कर रहा है, पार्लियामेंट में बड़ा बवाल चल रहा है, राजा अपनी चला रहा है। मूवी देखना है इसके बारे में, क्रॉमवेल डालना, मूवी बहुत अच्छी मिलेंगी क्रॉमवेल में, आपको पता चलेगा। क्रॉमवेल डालिए, बहुत मूवीज़ बनी है क्रॉमवेल पे, मसाला पूरा है ना इसमें। इन 1650 मतलब 1650 ड्राइडन बिगेन, अब ड्राइडन की बात कर लेते हैं। ड्राइडन बिगेन स्टडिंग एट ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज वेयर ही अर्न अ बैचलर ऑफ आर्ट्स डिग्री। लिखने का बिल्कुल भी नहीं, समझने का है। 1650 में ये ट्रिनिटी कॉलेज चले गए, वहाँ से इन्होंने डिग्री मिल गई आर्ट की। नेक्स्ट इट अपीयर्स ही वर्क फॉर क्रॉमवेल्स गवर्नमेंट। अब देखिए, अब इन्हें आ गया लिखना पढ़ना, अब ये क्रॉमवेल की गवर्नमेंट में चले गए। कुछ मतलब हम भाई लिखेंगे, कुछ उपाधि दो हमें राजा जी, अब राजा आप ही हो मालिक, अब आपने गद्दी तो छीन ली है उनकी, तो अब आप ही को काम दो। अब काम इनको मिला प्रोबेबली इन द ऑफिस ऑफ लैटिन सेक्रेटरी अलॉन्ग विद पोइट जॉन मिल्टन। अब देखो काम की बात, जॉन मिल्टन मैंने कल बता दिया था, ये भी देखे बिल्कुल इनके सपोर्ट में थे, प्यूरिटन थे ये भी, है ना, फिर बाद में ब्लाइंड हो गए थे। तो लैटिन सेक्रेटरी जो था उनके अंडर ही देखो, प्रोबेबली इन द ऑफिस ऑफ लैटिन सेक्रेटरी के ऑफिस में अलॉन्ग विद इनके जॉन मिल्टन और एंड्रू मेमोरेबल के साथ काम किया, मतलब ठीक ठाक। ड्राइडन वॉज बोर्न इन नॉर्थ एम्पटनशायर इंग्लैंड ऑन अगस्त 1631। आपने थोड़ी सी बात लिखी हल्की सी, और फिर उसके बाद आपने क्या किया, आपने फिर उनके बारे में थोड़ा सा और बताया कि भाई ये इनका जन्म कहाँ हुआ है, ठीक है। ड्राइडन वॉज बोर्न इन द इतना इतना इतना
अगस्त 9 1631 जॉन ड्राइडन came from a landowning family with connections to parliament and church of England। आप इसमें ज़्यादा कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक है। ये भाई इनकी पास प्रॉपर्टी थी, लेकिन आप ये कह सकते हैं सिंपल कि इनकी जो फैमिली है उनके रिलेशन थे पार्लियामेंट में और चर्च ऑफ इंग्लैंड में, ठीक है। तो ऑफकोर्स इनकी पावर ज़्यादा थी। ही स्टडीज एज अ किंग्स स्कॉलर एट द प्रेस्टिजियस वेस्ट मिनिस्टर स्कूल ऑफ लंदन where he later sent 2 of his own children there। Dryden was trained in the art of rhetorical argument which remained a strong influence on the poet। मतलब वहाँ पे गए, ठीक है। ड्राइडन पब्लिश इन फर्स्ट पोएम 1649 में इन्होंने पब्लिश की। ये सब चीज़ें कुल मिला के ये आप मोटे मोटे तौर पे पढ़ सकते हैं आराम से, सिंपल राइटिंग में लिखी हुई है। मैं आपको बता ही रहा हूँ कि एक सेकंड विद द क्रॉमवेल गवर्नमेंट, एक सेकंड दोस्तों, कुछ गड़बड़ हो जाती तो सही कर लेता हूँ, कहीं आप गलत ना पढ़ लें। तो कुल मिला के ये इन्होंने उसमें काम किया। और अब क्या क्या काम किया इनका, ये कौन थे, ये थोड़ी सी हमारे काम की चीज़ें, ये आप पढ़ लीजिएगा नोट्स में। ये बस पढ़ने के लिए, ज़्यादा कुछ चीज़ें हैं नहीं, मतलब है तो बहुत कुछ, मतलब उस तरीके से नहीं है कि भाई इसको इस तरह से आप लिखेंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। सबसे पहले हम कोटेशंस को उठाते हैं। आफ्टर विलियम शेक्सपियर कोटेशंस बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। उसके बाद इनका वर्क आएगा, या पहले वर्क करवा देता हूँ, पहले वर्क करा देता हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगा इनको याद कैसे करना है, ठीक है। क्योंकि हमने नोट जो कोटेशंस हैं वो हमने इसके फॉर्मेट में, हमने इसकी सीरीज़ में लिख दी कि ये सब काम खत्म हो गया, अब नोटेशन कर लेते हैं। लेकिन पहले मैं आपको ये थोड़ा सा वर्क बता देता हूँ और उसके बाद थोड़ी चीज़ें और बताऊँगा, फिर उसके बाद उसको हम कंबाइन करेंगे, फिर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। नोटेबल वर्क, हेरोइक स्टेंजा पहला वर्क था। एस्टा रिडक्स, एनस मार्बिलिस, रिलीजन लिखी क्या ये, रेलिजियो लेसी, द हिंट एंड द पैंथर, ठीक है। ये कुछ 5 वर्क हमने इनके नोटेबल वर्क में काउंट किए। लिरिकल पोइट लिखी इन्होंने अलेक्जेंडर फीस्ट, सॉन्ग ऑफ सेंट सेसिला डे। सटायर बहुत इन्होंने काम किया, सटायरिकल पोएम कौन थी, एब्सलम एंड एकिटोफेल, ठीक है, इनके बारे में लिखा है। द मैक फ्लकनॉई जो हमारे कोर्स में है, ठीक है। शेडवेल बिकेम पोइट लूरिट्स इन, अब जो लोरियट्स है, ठीक है, इसको लूरिट्स पढ़ना पर लोरियट्स है, मर्जी आपकी, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये इसके बारे में भी हमने बताया, ठीक है। और इम्पोर्टेंट प्लेस बाद में हमने मेंशन किए हैं इनके, जो इनके प्लेस भी हैं। और ड्राइडन एज क्रिटिक्स ये है जो मेन चीज़ें। उसके बाद इनकी जो इनके बारे में लोगों ने बोला है वो है, ठीक है। अब यहाँ से हम शुरू करेंगे, थोड़ा बेस मैंने हल्का सा इंट्रोडक्शन आपको दे दिया है ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना रहे कि हम पढ़ने क्या वाले हैं। ये क्रिटिक्स बहुत थे, क्रिटिकल चीज़ें वो बहुत लिखते थे और इन्होंने बहुतों के बारे में बहुत कुछ बोला है, लोगों ने भी इनके बारे में बोला। आप जब भी देखेंगे तो आप देखेंगे कि इन्होंने किसी ना किसी के लिए बोला ही है कुछ ना कुछ, ठीक है। और फिर जब आप वो किसी और के लिए बोलता है कोई भी, तो ऑफकोर्स वो चीज़ भी तो ऐड होंगी, तो फिर वो खुद के लिए बोलता है तो आपके पास मैटर ज़्यादा हो जाता है। जैसे अगर इन्होंने बोला कि रमेश बेकार है, जब रमेश की बात आएगी तो बोलेंगे जॉन ड्राइडन ने बोला रमेश बेकार है, ठीक है। इस तरीके से ये सब में इनका काम रहा है। तो यहाँ तक अभी आपको कोई दिक्कत है तो करते हैं, नहीं तो फिर हम सीधा प्रॉपर वे में पढ़ना शुरू कर देते हैं। पूरे मेरा डिस्टर्ब कर चुके, तुम पूरा डिस्टर्ब, मतलब धज्जे उड़ गए मेरी पढ़ाई के आज, मतलब मेरा कुछ, मतलब मेरा फोकस नहीं बन रहा। नो सर, जो चीज़ मना करूँ वो तो सुनती नहीं हो। अबे रिपीट में कितने, पता कितना डिस्टर्बेंस होता है। आफ्टर विलियम शेक्सपियर, इस फोन को दीवार में देकर मार दो। अरे जरूरी, मैंने बोला कि तुम उसको ऐड करो, मत आओ उसमें। आफ्टर विलियम शेक्सपियर एंड बेन जॉनसन ही वॉज ग्रेटेस्ट प्ले राइट, ठीक है। विलियम शेक्सपियर के बाद और बेन जॉनसन के बाद वो बहुत फेमस और सबसे बड़े प्ले राइट थे। आफ्टर शेक्सपियर ही रॉट द ग्रेटेस्ट हीरोइक प्ले ऑफ द सेंचुरी, द कॉन्क्वेस्ट ऑफ ग्रेनेडा। इसको पढ़ना ध्यान से, इसे गहना मत पढ़ लेना, ग्रेनेडा, ग्रेनेडा, ठीक है।
आज का थोड़ा सा हो सकता है आपको हल्का सा टफ लगे, लेकिन ठीक है, मैं उसको आपको फाइनली करके जब दूंगा तो प्रॉपर वे में हो जाएगा। वो बहुत एक पेज में कर दूंगा, समराइज बना दूंगा, लेकिन अभी आप इसको डीपली पढ़ लो कि इतना कुछ था जॉन ड्राइडन में। हमारे में बस मैक फ्लेक्नोई है, बस ज़्यादा कुछ नहीं है। द ग्रेटेस्ट ट्रेजिमेडी, मैरिज, इन्होंने लिखी, जो लिखा है काम वो है, वो मैरिज ए ला मोड। ही रोट द ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी ऑफ द रेस्टोरेशन, ऑल ऑफ लव 1677 में। द ग्रेटेस्ट ट्रेजिक कॉमेडी, डॉन सबस्टियन। ये सब काम इन्होंने लिखे हैं, जो कि आप देख लेना, पढ़ लेना। एज अ राइटर ऑफ प्रोज ही डेवलप्ड अ लूसिड प्रोफेशनल स्टाइल, रिलाई ऑन पैटर्न्स एंड रिदम्स ऑफ एवरीडे स्पीच एज क्रिटिक। ये सब आपको नहीं लिखना, डरना बिल्कुल भी नहीं है, बस इसको सुनते रहो, ठीक है। ड्राइडन द पोइट इज बेस्ट नोन टूडेज एज ए सटायरिस्ट, although he wrote only 2 great original satire, मैक फ्लेक्नोई, द मेडल। ये सटायर बहुत करते थे, और मैक फ्लेक्नोई जो हमारे में वो सटायर है, मतलब किसी पे व्यंग्य करना, किसी पे मजा, मतलब ऐसा कुछ रामबाण छोड़ देना, या कुछ पे उनको कह लोगे व्यंग्य करना, उसके मजाक उड़ाना, या कुछ ऐसी बात कह देना कि वो उसकी बेइज्जती सी कर दे और वो अपनी बात कह के निकल जाए, ठीक है। सर इसको सार्काज्म भी बोलते हैं ना? हाँ, his most famous poem is his most famous poem Absalom and Achitophel कंटेन। देखो इसमें जो डेट आएंगी ना, या जो भी जो इनकी जो डेट्स हैं या जो एजेस हैं, वो आपको याद हमेशा नहीं होंगी, तो आप बहुत ज़्यादा कोशिश भी मत करना कि याद रहें। फर्स्ट स्टेप में आप बाकी चीज़ें याद कर लीजिएगा, बस आप याद कर लीजिएगा बाद में, सेकंड में, वरना फर्स्ट में पता लगा आप इनके चक्कर में मेन चीज़ ही भूल गए। कंटेन सेवरल ब्रिलियंट सटायरल पोर्ट्रेट, बट अनलाइक सटायर ही कम्स टू ए फाइनल ट्रेजिक रेजोल्यूशन, ठीक है। ड्राइडन अदर ग्रेट पोएम एन्यू मिरेबल, आपने सुने भी नहीं होंगे, ठीक है। जो आपको समझ में आएगा हम लिमिटेड करेंगे इसको, वही हम करेंगे। हम अगर हम देखेंगे नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये और कम है, इसमें और मसाला भी हम डाल सकते हैं, लेकिन एक ओवरऑल व्यू, एक पिक्चर हमें मिलनी चाहिए। क्योंकि जब हम मतलब जब आंसर्स लिखेंगे इनके, तो जब हम 4-5 लाइन में या 8-10 लाइन में लिखेंगे तो हमारे लिए बड़ा आसान हो जाएगा। हम जानते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ें ली हैं, ठीक है। इसलिए मैंने पहले बोला थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन मैनेज हो जाएगा आज के लिए। बाकी चीज़ें तो आसान है ही, सारी चीज़ें तो हम सब कुछ नहीं लेंगे, ये पूरा का पूरा नहीं लेंगे, इसमें बस ज़्यादा से 10 लाइन लेंगे हम, और 10 लाइन में आप कोई सी खुद भी ले सकते हो लाइन, कोई ज़रूरत नहीं है कि आपने ये लेनी है वो लेनी है, लिमिटेड लेनी है। जैसा कि मैंने अभी शेक्सपियर का बनाया था छोटा वाला, बहुत सिंपल तरीके से लेना। एक छोटा भी है, वो छोटा मैं आपको दे दूंगा, बहुत सिंपल है, बहुत तरीके से, बट लेकिन हमें पता तो होना चाहिए कि हाँ इसमें इतना कुछ है। हमें लगेगा कि भाई ड्राइडन है, बस मैक फ्लेक्नोई है, बस और कुछ तो है ही नहीं, लेकिन जब आप इतना कुछ देखोगे तब पता चलेगा कि भाई ये राइटर तो बड़ा था, इसने तो बहुत कुछ लिखा है, ठीक है। तो नोटेबल वर्क हीरोइक स्टैंजाज, यूकोलॉजी था, मतलब ऑन द क्रोमवेल्स डेथ, जब क्रोमवेल चले गए तो इन्होंने लिखा। प्रे लिखी। एसटी रिडक्स, वेलकमी, ये ऐसे ऐसे नाम है जो प्रोनाउंसिएशन करने में भी हालत ख़राब हो जाती है, ठीक है, क्योंकि एक तो हमने बहुत ज़्यादा ये सुने नहीं है, दूसरा बहुत ज़्यादा बोले नहीं गई है। एक सेकंड, तो उस केस के अंदर हमें चाहिए कि हमें स्पेलिंग सही हो, प्रोनाउंसिएशन बेशक इधर से उधर हो जाए, वो ठीक हो सकती है, उन्हें क्या पता हम क्या प्रोनाउंस कर रहे हैं। जो ये एनस मिराबिलिस, रेलिजो लेशी, द हिंड एंड द पैंथर, इसमें इन्होंने बताया कि एस्टर रिडक्स के अंदर वेलकम कर रहे हैं चार्ल्स सेकंड को। इतना दल बदलू था ये बंदा, आप देखिए कि क्रोमवेल की डेथ पे रो भी रहा है, और जैसे ही चार्ल्स सेकंड आया, ठीक है, मतलब उसने रेस्टोर कर दिया उसको, क्रोमवेल को उड़ा दिया, मार दिया, तो भाई साहब उसके लिए करने लग गए। मतलब कि कोई दीन ईमान नहीं है, उन्हें तो पावर चाहिए। उसके बाद ये लिखा है एनस मिराबिलिस, ग्रेट फायर इन लंदन 1666, वार ऑफ इंग्लैंड विद हॉलैंड, कुछ आग, मतलब एक फायर हुई थी लंदन के अंदर और युद्ध भी हुआ था, तो उसमें इन्होंने ये लिखा था। रेलिजियो लैशी 1682 में लिखा था। रिलीजन ऑफ लेमैन डिफेंड एलीगल चर्च, जो एंग्लिकन जो चर्च थे उनको डिफेंड किया है, ठीक है, क्योंकि ये बदलते रहे हैं। पहले ये बोल रहे थे हम तो वो हैं, जब प्यूरिटन की बात आई तो हम प्यूरिटन हैं, उसके बाद जैसे चार्ल्स सेकंड आए, क्योंकि चार्ल्स सेकंड वो कौन थे भाई, बवाल तो प्यूरिटन वर्सेस वो था जो आपके कैथोलिक थे, तो वो कैथोलिक थे चार्ल्स सेकंड वाले, क्योंकि उनके पापा को उड़ा दिया इन्होंने, लेकिन वो आया तो कैथोलिक, मतलब जो कैथोलिक धर्म है उसको तो लेके आएगा, तो वो आगे भैया, इन्होंने बोला हम भी यही है, ये चेंज हो गए, इसमें सब लिखा हुआ है मेरे नोट्स में, ठीक है। उसके बाद द हिंड एंड द पैंथर,
सेलिब्रेट हिज कन्वर्सेशन टू रोमन कैथोलिक जेम्स सेकंड बिकम मोनार्क इन 1685 ही वॉज कैथोलिक ड्राइडन टर्न ऑन टू कैथोलिक। ड्राइडन भी भैया देखो बन गए, जैसे ये बने मोनार्क 1685 में 1685 में, तो ये भी बने कैथोलिक। और जो ये है हिंड एंड द पैंथर, उसमें हिंड बोला रोमन चर्च को और पैंथर बोला है एंग्लिकन्स को। ठीक है, अब ये पूरे तरीके से बदल चुके हैं। लिरिकल पोएम इन्होंने अलेक्जेंडर फीट्स लिखी, जो लिरिकल पोएम्स थी। ठीक है, सॉन्ग ऑफ सेंट सिसिला डे, सिंपल है, सारा याद नहीं रहेगा, अलेक्जेंडर फीस्ट याद रहेगा, यही याद कीजिएगा। इसमें पूरे में सारा याद नहीं रहने वाला। द हिंड एंड द पैंथर याद रह सकता है, हेरोइक स्टेंजास याद रह सकते हैं, दो तो जरूर याद रह सकते हैं। एक सेकेंड। उसके बाद एनस मिराबिलिस, इनमें से कुछ ना कुछ इसलिए तो पहले से बोल रहे हैं कि आप इनको याद करना शुरू कर देना अभी से ही, वरना मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद सटायर पोएम, ये बहुत ज़रूरी है, आप पढ़ लीजिए। एब्जेलम एंड एक्टोफिल। ठीक है, ये आप जो सटायर हैं, किस पे सटायर हैं? पॉलिटिकल सटायर है, ये बिब्लिकल स्टोरीज़ हैं इसमें। रेडिकुल सटायर विग पार्टी, क्योंकि वहाँ दो पार्टी होती थी, विग पार्टी और टॉयरस पार्टी। एक सेकेंड, बार बार जाते हैं गौरव जी, फिर आ जाते हैं। तो विग पार्टी लिमिट द रॉयल पावर, जो विग पार्टी है वो रॉयल पावर को, मतलब रॉयल पावर में इंटरेस्टेड थी। जो टॉयरस थे ये जो आम पीपल थे, ग्रोइंग पावर ऑफ पीपल्स में विश्वास करते थे। ठीक है, इसको हम हटा देते हैं, तो रॉयल पावर की पार्टी थी। अब इनके बीच की इन्होंने कहानी लिखी है कि भाई किस तरह से ये चल रहा है। लेकिन जो ड्राइडन थे वो टॉयरस को सपोर्ट करते थे। हमें इतना नहीं लिखना, हमें बस ये लिखना एबेजलम एंड एक्टोफिल। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान मत देना क्योंकि ये बार बार बोलने पर ही आएगा फिलहाल तो। द मैकफ्लेक्नॉई, ये इसका दूसरा नाम ये था, आ सटायर अपॉन द ट्रू ब्लू प्रोटेस्टेंट पोइट टी एस को फुल फॉर्म नहीं करी इन्होंने, लेकिन सबको पता थी। इन्होंने थॉमस शेडवेल को ये बात लिखी है, शेडवेल के लिए लिखी है इन्होंने, उसकी सटायर मारा है, व्यंग्य मारा है। डायरेक्ट सटायर ऑन थॉमस शेडवेल एंड ऑल नॉनसेंस पोइट, जो भी बकवास लिखते थे उन सबको इन्होंने सटायर मारा है। और किंगडम ऑफ नॉनसेंस एंड डलनेस, इस तरह इन्होंने लिखा है कि किंगडम है कोई, उसमें सब नॉनसेंस चल रहा है और डलनेस सब बकवास है, उसमें अंदर इन्होंने इस तरीके से लिखा है। इट वॉज रिटन इन द रिस्पॉन्स टू शेडवेल द मेडल ऑफ जॉन बैस, ये इन्होंने रिस्पॉन्स में लिखा शेडवेल के, क्योंकि शेडवेल जो ऊपर ये वाले ना, इन्होंने भी प्रसाद दिया था इनको, ये लिखा था द मेडल ऑफ जॉन बाइस, तो जॉन बाइस कर दिया, लिखा इन्होंने इन्हीं को था। ठीक है, ड्राइडन को। अब हुआ क्या, जब वक्त बदला, जब वक्त इनका लास्ट टाइम चल रहा था, तो शेडवेल को क्या कर दिया, पोएट लूरियट्स बना दिया। अभी आपको बताऊंगा थोड़ा सा कि ये सबसे पहले जो पोएट लूरियट्स कौन थे, जॉन ड्राइडन थे। ऊपर लिखा हुआ है, चीज़ें थोड़ी सी इधर से उधर हो रही हैं। ठीक है, मैं बस डर रहा हूँ कि आपको समझ में ना आए, कहीं ऐसा ना हो जाए। ठीक है, इसलिए मैंने पहले वर्क ही बता दिया, थ्योरी मैंने बाद में बता रहा हूँ कि वर्क है मेन, जो मेन वर्क है और किसने इनके लिए क्या क्या बोला। ए भगवान रे भगवान। ठीक है, शेड्यूल बिकम पोएट लॉरियट्स। ठीक है, 1689 1689। और डिसमिस ड्राइडन फ्रॉम द पोस्ट, ड्राइडन जी निपट लिया, चलो अब तुम हटो, अब नया लड़का रहेगा, नई बात होंगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्लेस भी इन्होंने लिखे, बहुत सारे प्लेस हैं। द वाइल्ड गैलेट याद भी नहीं होगा, द इंटीरियर एम्पीरियर ये याद कर लेना। हाँ जी बोलिए। सर ये जो आपने बताया कि वो ल्यूड्रेट बन गए, तो मतलब उन्होंने क्या अपना नाम चेंज? नहीं 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 नहीं, मैं अभी बता रहा था पर पहले बता देता हूँ। सबसे पहले जो लूरियट्स थे वो जॉन ड्राइडन थे। ठीक है, अब ये इनका दुश्मन था शेडवेल, होता नहीं साथ में राइवल जो होता है। ओके, हाँ जी। शेडवेल ने पहले उनको ताना मारा, अबे तुझे कुछ नहीं आता, अबे चल भग जा यहाँ से, भाग यहाँ से। उसने बोला अच्छा बेटा मुझे बोल रहा है, ले तेरे को भी लिखता हूँ मैं, ले। लेकिन क्योंकि ये बुजुर्ग हो चुके थे और भाई शेडवेल का ज़माना था, क्योंकि वो भैया उनकी एज थी, तो उनको बना दिया। पॉलिटिक्स तो और फ्लैटरी तो हर जगह चलती है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि ड्राइडन फर्स्ट लूरियट्स थे। ठीक है, जो पोएम वोएम के बारे में बात कर रहे हैं, वहाँ पे एक तरीके से उनको उपाधि मिली है गवर्नमेंट जॉब में। बाकी तो ये चीज़ें बस हम लिख देते हैं, हमें याद रहेगा तो पन्ना भर देंगे, तो दो लाइन चिपका देंगे। लेकिन हाँ, नेट यूजीसी वगैरह में तो ये आता ही है ना। ठीक है, और ड्राइडन एज क्रिटिक्स, ये आप देखते हैं जरा इसको।
मुझे पूरी उम्मीद है इतना भारी नहीं लग रहा होगा, थोड़ा भारी भरकम लग जाता है कई बार। ड्राइडन एज क्रिटिक ऐसे ऑन ड्रामेटिक पोइजी। पोइजी के अंदर इन्होंने कन्वर्सेशन फॉर्म के अंदर ही बनाई, मतलब कन्वर्सेशन फॉर्म है कि दो लोग बात कर रहे हैं, तो इसमें करेक्टर है नैंडर। नैंडर को इन्होंने खुद ही बोला कि मतलब खुद की बात खुद को ही प्रेजेंट कर रहे हैं कि ड्राइडन को लग रहा है कि ड्राइडन ही है ये, और बाकी जो भी नाम है ऐसे ऐसे नाम है मैं प्रोनाउंसिएट नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। बड़ी दिक्कत होती है क्योंकि पता नहीं, ऐसा लगता है कि इंग्लिश का पता नहीं कौन सी दुनिया का यूज़ किया गया इसके अंदर, सीधा कुछ है ही नहीं। यूजीनियस, क्राइटिस एंड लिसिडियस। लिसिडियस 4 लोग हैं इसके अंदर, ये है सिंपल, इसको समझ में आ गया है सिंपल तरीके से। अब थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि किसने इनके बारे में क्या क्या थ्योरी हम पढ़ लेंगे। हमारे 3 काम में से हम एक काम कर चुके हैं, इनके वर्क को डिस्कस कर लिया है, रटा नहीं है, समझ लिया और डिस्कस कर लिया है। अब हम कोटेशंस पे आएंगे जो किसी ने इनके बारे में क्या कहा है। सैमुअल जॉनसन ने इनको क्या कहा है, कॉल्ड हिम फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म। अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आना शुरू हो जाएगा। यहाँ तक किसी को नींद तो नहीं आ रही? खाना खा लिया सबने? अब असली खेल यहाँ से शुरू है जिसमें आपके नंबर बढ़ेंगे। बाकी चीज़ें तो सब लिख ही देते हैं उल्टा सीधा करके, कोई नकल ले जाता पर्चा में, याद तो किसी को नहीं होता, लेकिन जो कोटेशंस हैं ये है मेन। तो यहाँ से 4-5 कोटेशन देख लेना, अपनी मर्जी की छांट लेना, और 4-4 वर्क ले लेना, और बाकी तो आपको पता ही है, वो तो छोटी मोटी चीज़ें ही हैं, तो ज़्यादा नहीं, आप 12 लाइन तक ले लेना। एज ए टीचर बड़ा मुश्किल होता है कौन सी मैं पसंद करूँ, तो मैंने इतना पूरा दे दिया, तो जो भी आपको 12-13 लाइन अच्छी लगे। हाँ, डेट ऑफ बर्थ इनकी बहुत याद रखना, और बाकी जो इनका छोटा मोटा शुरू का वर्क है वो कर लेना, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया यहाँ तक? हाँ सर। सर एक बात बोलूं? 2 बात बोलो गेर का। सर बोल रही थी कि जॉन मिल्टन और जॉन ब्राइलिन के सर पीडीएफ देंगे तो अच्छा है, क्योंकि इतना सारा काम सर मिस हो रहा है सब, इसीलिए सर लिख कर प्रिपेयर करनी है। 2 दिन रुक जाओ। ठीक है सर। गौरव गुप्ता बताइए। गौरव जी बोलिए। ठीक है, शायद गलती से हो गया। बोल रहे हो? हाँ बोलिए। फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म 2 बार इन्होंने पीपीटी में है। एक बार सबसे पहले सैमुअल जॉनसन ने बोला है, एंड अगेन 1 2 3 4 5th में अगेन अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जॉनसन। हाँ तो क्या हो गया? दोनों दोनों एक ही है या फिर 2 अलग अलग जॉनसन है ये? नहीं नहीं, है एक ही। कई बार हम 2 बार होता है ना, कई बार हम नोट्स के अंदर 2 बार लिख जाता है। लो जी ये हटा दिया, अब ठीक है। नहीं वो बस जॉनसन है, डॉक्टर जॉनसन का थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा ना था ना कि दोनों। कोई दिक्कत नहीं, आप जॉनसन याद रखना, सैमुअल वैसा भूल जाओगे आप, ठीक है। ओके। जब बार बार चीज़ आती हैं तो समझ में आता है। जैसे आपने बताया फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म, अभी आपको याद ही रहेगा ये, अब भूलोगे ही नहीं। दैट्स यही तो गेम है। मैंने ये लखमीर सिंह में 10th क्लास में देखता था, एक चीज़ को 2 बार कर देते थे, कई बार गलती सर से तीसरी बार भी लिखा है। तो तीसरी बार भी हो जाती है गलती से। लड़के गलती हो जाती है। मुझे यूपी की बात याद आ जाती है उनकी, वो डायलॉग मारे थे सर ये सेकंड पॉइंट है, ड्राइडन स्कूल ऑफ पोएट्री इज कॉल्ड करेक्ट स्कूल ऑफ पोएट्री, ये किसने कहा है? अभी बता रहा हूँ। ठीक है सैमुअल, सर। जो सैमुअल जॉनसन है, एक तो हमें सबसे पहले इसका याद करना है, ठीक है, फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म, ठीक है। ये ड्राइडन स्कूल ऑफ पोएट्री इज कॉल्ड करेक्ट स्कूल ऑफ पोएट्री, ये वाला, इस बात को कह रहे हैं ना, इसी वाले को आप। यस सर। एक सेकंड, जॉनसन ने बोला था जहाँ तक कि मुझे लग रहा है, एक बार क्रॉस चेक कर लूँ मैं। जॉनसन ने बोला था ये, ले ले। ड्राइडन स्कूल ऑफ पोएट्री इज कॉल्ड करेक्ट। अच्छा, जनरली एक बात परसेप्शन है ये, ठीक है। ओके सर। ठीक है, अब अभी रुक जाओ, इसको देखूंगा मैं, अभी तो 2-3 बार और देखूंगा, लेकिन मुझे जहाँ तक मैंने जब लिखा था ये, उसमें परसेप्शन पे लिखा था कि ये कहा जाता है कि जो ड्राइडन का जो है ना, वो जो पोएट्री का स्कूल है, वो एकदम करेक्ट, उन्होंने बिल्कुल करेक्ट लिखा गया है। हर नहीं, ज़रूरत नहीं है कि इसको एक काम करना आप, ठीक है, इसको उठाना और इसको कहीं पर लिख देना, उसको मैं अभी कर दूंगा सेट इसको। तो हम इसको ऐसा नहीं है कि भाई उसने ये कहा है, तो हम उसमें सिंपल लिख देंगे, ड्राइडन
स्कूल ऑफ पोएट्री इज कॉल्ड करेक्ट स्कूल ऑफ पोएट्री। यहाँ पे इन्होंने सब चीज़ एक प्रॉपर वे में की गई है, ये सेंस इसका ये बन रहा है। जब कोई किसी के बारे में बोलेगा तो लिखा जाएगा। मैं भी एक बार वो घूम गया, होता है ना क्लास में आदमी भूल जाता है, गड़बड़ तो नहीं करती, होता है, गलतियाँ हो सकती हैं, इसमें क्या बड़ी बात है। एक सेकंड, कहाँ गया, हाँ एकता पंडित, हाँ भाई है, ठीक है, यहाँ तक पहुँचे हम, आगे बढ़े। जॉन ड्राइडन वॉज द फर्स्ट पोइट लूरियट्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। यहाँ तक समझ में आ गया? आप बोल तो दिया करो। हाँ सर। यस सर। सर अभी हाँ सर। ठीक है, अभी जिन्होंने ये बात पकड़ी उनको समझ में आ गया? Yes, sir. यस सर। हाँ। Yes, sir. द फर्स्ट ऑफिशियल रॉयल पोइट लूरिट्स इन इंग्लिश लिटरेचर हिस्ट्री वॉज जॉन ड्राइडन। ठीक है, क्लियर होगी बात? दो बार आएगी, आपको एक बार लिखना है, पर जब बार बार आती है तो हम उसको समझते हैं और हमें याद रहता है वो, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। Okay. ठीक। Okay, sir. जॉन ड्राइडन इज कंसिडर एज द फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म। क्लियर हो गया? आपको एक बार ही लिखनी है, बार बार हम इसको बता रहे हैं। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, अ न्यू एरा ऑफ क्रिटिसिज्म बिगेन विद ड्राइडन। आप समझ रहे हो? अब हमने यहाँ पर 2 लाइन चिपका दी है, आप चाहो तो 2 एक साथ लिखना, अलग अलग लिख देना। जॉन ड्राइडन इज कंसिडर एज द फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म अकॉर्डिंग टू डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। अब उनके अकॉर्डिंग भी 2 बार लिख दो या फिर 1 बार लिख दो। अ न्यू एरा ऑफ क्रिटिसिज्म बिगेन विद ड्राइडन। आप इसको ऐसा भी कर सकते हो, एक आप ये करो, ये लाइन हो गई, कॉपी करा, इसको ऐसा करो, पेस्ट कर दो, और आप इसको एक तरीके से यहाँ पर कर दो, इसको हटाओ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू यहाँ कर दो, ठीक है, इसको लाइन को यहाँ से हटा लो। मैं कुछ हटा नहीं रहा, आपको जहाँ अच्छा लगे, जैसा आप कंफर्ट हो आप वैसा कर लो। ये नोट्स इसलिए बोल रहा हूँ, बनाने बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। जॉन ड्राइडन बिगेन द ट्रेंड ऑफ डिस्क्राइबिंग मिल्टन एज द पोइट ऑफ सबलाइम। ठीक है, जॉन ड्राइडन बिगेन द ट्रेंड ऑफ डिस्क्राइबिंग मिल्टन एज द पोइट ऑफ सबलाइम। अब सिंपल बोल देना कि भाई पोइट ऑफ सबलाइम किसने कहा है? मिल्टन ने कहा है, ठीक है। जॉन ड्राइडन बिगेन द ट्रेंड ऑफ डिस्क्राइबिंग मिल्टन एज द पोइट ऑफ सबलाइम, इसके बारे में भी अभी आगे आएगा, ठीक है। उल्टा हो गया, ये वाली लाइन हटा देना, ये तो टफ हो जाएगी। ड्राइडन सेड मिल्टन वॉज द पोइट सन ऑफ स्पेंसर। ध्यान सुनना इस बात को, ज़्यादा लिखने में ये दिक्कत होती है, कई बार मिक्स हो जाता है। ड्राइडन सेड मिल्टन वॉज द पोइटिक सन ऑफ स्पेंसर। स्पेंसर का बेटा कौन है? पोइटिक सन कौन है? मिल्टन, ठीक है। मिल्टन इनके टाइम पे थे, आपको अभी बता चुका हूँ कि इनके साथ में काम किया था, ठीक है। किस किस ने काम किया था बताओ? मिल्टन थे, स्पेंसर थे, और एक कौन थे? मार्वल। मार्वल, ठीक है। मुझे याद रहे ना रहे, पर आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि आपको कट टू कट वो लिख के आना है। यहाँ आ गया पोइट ऑफ सबलाइम, हाँ ये हो गया। देखो कुछ लाइनें इतनी इंपॉर्टेंट है जो बार बार रिपीट हो रही है, मतलब वो रिपीट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि मैंने कहीं से जब चीज़ें कॉपी करी हो तो वहाँ पर ये लाइन बार बार आ रही हो, बार बार आ रही, तो आपको मैं ये बताने वाला हूँ कि ये लाइनें बहुत ज़्यादा बार किताब में भी थी, कहीं से उठा रहे हैं तो कहीं भी थी, तो जो लाइन रिपीट हो रही है मतलब वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको वो लाइन बोलनी ही बोलनी है। इसका आप ये एडवांटेज लीजिए, रेदर कि आप दिमाग में कुछ अरे यार ये तो लाइन बार बार आ रही है, नहीं बार बार आ रही तो आपको याद भी आ रही है, ठीक है, क्योंकि बार बार इसीलिए तो आ रही है कि हर जगह हर किसी ने इसको फोकस किया है। आपने 4 लाइन याद कर ली, वो फेमस भी नहीं है, लेकिन आपने 4 लाइन याद करी तो वो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। मिल्टन वाज द पोएटिक सन ऑफ स्पेंसर, ड्राइडन ने बोला है, ड्राइडन ने दूसरों को भी बोला, दूसरों ने ड्राइडन के बारे में भी बोला है, वो ड्राइडन ने सबको बोलते रहे कुछ ना कुछ। द हिंड एंड द पैंथर ड्राइडन पेज द रोमन चर्च, वो तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ड्राइडन टोल स्विफ्ट, ये भी कोई खास नहीं है। हाँ ये अच्छा है, ये हमने किया है पहले। ड्राइडन सेड अबाउट चौसर हेयर इज गॉड्स प्लेंटी, ये चौसर वाले में भी हम यूज़ करते हैं और ड्राइडन वाले में भी। ऑलवेज रिमेंबर, जब भी हम कोटेशंस याद करेंगे तो हम देख लें किसने किसके बारे में कहा है, तो हम दोनों जगह पहुंच जाएंगे। अगर किसी ने ड्राइडन ने चौसर के बारे में कहा है तो ड्राइडन के टाइम पर भी ये लाइन यूज़ करेंगे और चौसर के टाइम पर भी यूज़ करेंगे, तो हमारी मेहनत कम हो जाएगी। अब जब चौसर की बात लिखेंगे तो हम भी लिख देंगे ड्राइडन सेड अबाउट चौसर हेयर इज अ गॉड प्लेंट सी, ठीक है। मिल्टन की बात करेंगे तो मिल्टन वाले में हम मिल्टन का में भी लिखेंगे ये लाइन और ड्राइडन में भी लिखेंगे। अगर चौसर ने मिल्टन ने किसी और के बारे में कहा तो हम उसके लाइन में भी लिखेंगे, हमें कम मेहनत करनी पड़ेगी, हम कनेक्ट कर पाएंगे। ड्राइडन कॉल्ड चौसर द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री, वहाँ पे भी लिखा जाता है, यहाँ पे भी लिखो, ठीक है। ड्राइडन रिमार्क द शेक्सपियर हिमसेल्फ माइट नॉट हैव अचीव्ड सो मच इफ स्पेंसर हैड नॉट लिव्ड एंड लेबर्ड, ये लाइन भी हमने बोली थी कि वो कुछ भी ना कर पाते अगर स्पेंसर ना होते, एडमंड स्पेंसर। तो एडमंड स्पेंसर पे हमने ये लाइन लिखी थी, इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर देता हूँ, थोड़ा सा आपको दिक्कत ना हो। और यहाँ भी लिख रहे हैं
तो ये हमें एडवांटेज निकालना होता है। द इंट्रोडक्टरी लेटर ऑफ द फेरी क्वीन वॉज रिटन टू वॉल्टर रेल, ड्राइडन कमेंटेड ऑन इट फॉर इट लैक ऑफ यूनिटी। ठीक है, ये भी खास नहीं, टफ है, इससे हम नहीं लिख पाएंगे, ये बेकार है, इसको कहाँ तक करेंगे इतना। ठीक है, जॉन ड्राइडन वॉज यूज दिस टर्म मेटाफिजिकल इन इंग्लिश लिटरेचर वाइल इंडिकेट टू जॉन डन एज जॉन डन इफेक्ट द मेटाफिजिकल नॉट ओनली इन द हिस्ट्री सटायर बट इन द, आप सिर्फ लिखेंगे जॉन ड्राइडन ने, पहला वर्ड ये, इसको क्या नाम है इसका, जॉन, ये पूरी लाइन है, जॉन ड्राइडन हु यूज द टर्म मेटाफिजिकल, ठीक, इंग्लिश लिटरेचर। ठीक है, जो सैमुअल वो है, हमने जो ये वर्ड कौन सा किसने कॉइन किया था ये बताइए आप, मेटाफिजिकल वर्ड मैंने लिखवाया था, जॉनसन, बताइए। जॉनसन ने। हाँ, तो यहाँ पे हमें इस चीज़ को ध्यान से देखना है जॉन कि कुछ बोल रहे हो। मैंने कुछ पूछा, चलो कोई नहीं। तो यहाँ पर एक लाइन को बहुत ध्यान से देखना है कि अगर आप उसको यूज़ कर रहे हैं तो प्रॉपर में यूज़ करिए। पता लगा कि वो आपने लिख दिया कि कॉइन या मेटाफिजिकल वर्ड कॉइन कर दिया जॉन ड्राइडन ने, तुम्हारा लफड़ा हो जाए। इसलिए इस लाइन को बहुत ध्यान से देखना, अगर लिखना है तो ऐड कर लिए। मैं सपोर्ट नहीं करता इसको लिखो, क्योंकि लंबी लाइन है, टफ है, याद करना मुश्किल हो सकता है। सिंपल सिंपल लाइन याद करनी है हमने। ड्राइडन सेड डोन डन जॉय मस्ट बी ए ग्रेट पोएट बट ही इज़ नॉट ए गुड राइटर। हाँ, ये लाइन अच्छी है। ड्राइडन ने कहा था डन के बारे में कि भाई वो एक अच्छे पोएट तो हैं बट एक अच्छे राइटर नहीं है, ये भी हमने बात की थी अभी। ड्राइडन रिजेक्ट्स यूनिटी ऑफ प्लेस बिकॉज इट कैन नॉट बी ए मेंटेन्ड। इसको भी आप, इसको ज़रूरत नहीं है, ये हिट हैं, ये यूजीसी नेट वगैरह में आते हैं, लेकिन इसको आप याद करके कैरी फॉरवर्ड करोगे मुश्किल है, सिंपल वाला याद करेंगे। जॉन डन इफेक्ट द मेटाफिजिक्स, दिस रिमार्क वॉज, जॉन ड्राइडन ने बोला, जॉन डन ने इफेक्ट किया मेटाफिजिक्स। ये सिंपल सा है क्योंकि हमने इसको वहाँ भी यूज़ किया है। ठीक, उसके बाद आप जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ वो आप यूज़ कर सकते हो उसको, नहीं तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, किसी ने बोला नहीं है, सिंपल एक लाइन है। अलेक्जेंडर फीस्ट इज एन ओड बाई ड्राइडन। अलेक्जेंडर जो फीस्ट थी ये ओड है, इसको यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज जब हम काम बताएंगे राइटिंग वर्क है, वहाँ पे आप लिख देंगे राइटिंग वर्क में अलेक्जेंडर फीस्ट ब्रैकेट में एन ओड, बस जब आप लिख रहे हो वर्क में। तो इस तरह से आप इनको जो 4-5 हैं आप इनको याद कर सकते हो, इनमें सारी लाइनें जो भी आपको अच्छी लगे। ठीक है, बाकी इनमें चीज़ें एक्स्ट्रा हैं, जो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, जो हमने कहा कि चलो उठा लेते हैं कुछ ऐसा, लेकिन इसमें बहुत एक्स्ट्रा है, मैं बता रहा हूँ, सारा नहीं करना। जो दूंगा मैं उसमें लिमिटेड ऊपर होगा, बाकी नीचे उल्टा सीधा ही होगा। आप ये मत सोचना कि वो सारा करना है, आपने ज़्यादा नहीं, 5 कोटेशंस करनी है, सिंपल 5, ज़्यादा नहीं करनी है। हमारे कहाँ गए वो, ये रहा। अब इसको आप अगर खुद पढ़ सकते हैं कि वो स्कूल में गए, ठीक है, पर फर्स्ट पोएम इन्होंने 1649 में लिखी, बट क्योंकि जब हम इसको राइटर को लिखते हैं तो हम इनकी जीवनी या इनकी पूरी लाइफ नहीं लिखते हैं। हम 5 लाइन में इनके बारे में थोड़ा सा लिखते हैं, फिर कोशिश करते हैं इनका वर्क लिखें, फिर कोशिश करते हैं, क्योंकि टफ है ये इतना, ये क्योंकि इसने बहुत कुछ लिखा हुआ है, तो इसमें तो आप कितना लिखोगे। और मैक फ्लैक्नॉय के क्वेश्चन आएगा तो आप उसको ज़्यादा लिखना चाहोगे, उसके जो क्रिटिकल कमेंट्स लिखना चाहोगे, उसके बारे में एक्सप्लेनेशन करना चाहोगे, फिर उसके बीच में कहीं ना कहीं आप इसको ऐड करोगे। तो अगर सारा ये लिख दोगे तो कैसे चलेगा। मैं पहले दिन से ये बात बता रहा हूँ कि हमें जो बायोग्राफी है उसको बहुत डिटेलिंग में नहीं जाना, हमें लिमिटेड जाना है कि उनको पता चल जाएगा, हमें पता है। और इससे ज़्यादा आप लिखोगे तो पन्ने भर जाएंगे, क्योंकि हमें ज़्यादा 1.5 पन्ने में काम करना होता है। हाँ, अगर आपको नेट यूजीसी देना है तो ये आप रख लीजिए, आपके पास सारा काम आ जाएगा। तो यहाँ तक फिलहाल बताइए, कोई दिक्कत है तो बताइए, डिस्कस करते हैं। शॉर्ट ये हो जाएगी, अगर आप कह रहे शॉर्ट कैसे करना, शॉर्ट तो ये हो जाएगी, 2 पन्नों में, 1 पन्ने में हो जाएगी। शॉर्ट ही आई है आपके पास, लेकिन शॉर्ट में ये दिक्कत है कि हो सकता है आपको वो चीज़ पसंद ना आए। इन्होंने इतना मैटर दिया हुआ है कि आपको हो सकता नहीं ये लाइन मुझे अच्छी नहीं लग रही, मुझे तो ये लाइन अच्छी लग रही है, मुझे ये लाइन अच्छी लग रही है, उस हिसाब से आप देख लीजिएगा। और एक बार इग्नू की बुक को जरूर कंसल्ट कीजिएगा, इसमें एक बार देख लीजिएगा। हाँ बोलिए। सर इनका जो वर्क है ना, हाँ, वो अगर आप दोबारा डिस्कस कर लेते तो याद भी हो जाता और आसान भी लगता। ठीक है। जॉन ड्राइडन के बाद दिक्कत नहीं है इसमें, इस मतलब इस वाले राइटर की दिक्कत रहती है। ठीक है,
कुछ किसी ने बोला है क्या कुछ? अलेक्जेंडर पोप, अच्छा देखते हैं, अगर आप में एनर्जी बची तो बता देंगे, पढ़ा देंगे। वो आसान है, उसमें टफ नहीं है, वो टफ नहीं है इतना। उसको हमने छोटा कर दिया जब हमने ये देखा कि यार इतना बड़ा बन गया ये, और फिर जो मेन चीज़ है वो छोटा है बहुत ज़्यादा, तो हमने कहा चलो देख लेते हैं। गलती मेरी है, मेरे को ये फाइल लानी नहीं थी, अगर आप लोगों को दिक्कत हो रही है तो। पर वर्क इतना मैं क्या करता, आप देखो ना इतना कुछ इन्होंने लिखा हुआ है, तो आप लोगों को पता अगर नहीं रहेगा कि भाई इतना वर्क है, तो कोई भी आपको कहेगा तुझे पता ही कुछ नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि सारा दिखा दूँ कि भाई इतना कुछ काम इन्होंने किया हुआ है। याद हम सारा नहीं करने वाले, याद हमें सारा होगा भी नहीं, हम लिमिटेड याद करेंगे, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि हाँ हाँ कुछ है तो सही इनका वर्क। फिर जब हम अगली बार पढ़ेंगे इसको हायर क्लास के लिए, तो हमें कॉन्फिडेंस लेवल हमारा बना रहेगा। अब जैसे कि नोटेबल वर्क है, आप नोटेबल वर्क में सारा वर्क, इसमें 5 कोई भी उठा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो वर्क हम करते हैं हीरोइक स्टेंजास, पहले इन्होंने हीरोइक स्टेंजास लिखे थे। एस्टिया रिडक्स ये दूसरा काम था। एनएस मार्बिलिस ये तीसरा काम था। रेलिजियो लेसी, द हिंड एंड द पैंथर, ये भाई वर्क है इनके नोटेबल जो फेमस हुए, इनसे इनका नाम हुआ है, ठीक है। क्योंकि हमारे तो लिमिटेड ही है, हमारे में तो मैक फ्लेक्नोई है, तो हमें तो लगता है बस वो आएगा तो हम कहेंगे फेमस है, नहीं तो हम तो मानेंगे नहीं फेमस है। बात भी सही है भाई, जो हमें पता है तो हम तो उसके हिसाब से चलेंगे ना। लिरिकल पोएम अलेक्जेंडर फीस्ट, अभी हुई भी बात, ऑड है ये, एन ऑड, ठीक है, आप इसको लिख सकते हो एन। अब ये देखना एक चीज़, अगर आप इसको ऐसे लिख दोगे तो लगेगा इसी का पार्ट है, तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा इसमें गैप करना पड़ेगा, इसका कलर बदलना पड़ेगा अगर नोट्स बना रहे हो, नहीं तो आप जब आप करोगे कि तो एग्ज़ाम में तो थोड़ा सा अलग सा दिखाना पड़ेगा, एन ऑड, ठीक है। सॉन्ग ऑफ सेंट सिसीला डे, इसको आप कहोगे सेसिलिया डे पढ़ दूँ मैं, सेसिलिया पढ़ूँ, फिर वही बात आती है, प्रोनाउंसिएशन के अंदर डिबेट हो सकती है, लेकिन आपको ये स्पेलिंग बिल्कुल ये लिखनी है क्योंकि उन्हें नहीं पता, ठीक है। अब सैटारिकल पोएम इसको नीचे कर देते हैं, ये मैंने आपको बताई थी, ठीक है। एब्जेलम एंड एक्टोफिल, ठीक है, इसको आपको करना है। ये क्या था, ये पॉलिटिकल सटायर था, बिब्लिक स्टोरी थी, ठीक है। रेडिक्यूल सटायर विग पार्टी में था, तो आपको ये सब याद नहीं करना, ना याद होगा आपको सिंपल ये याद करना, एब्जेलम एंड ACHITOPHEL, ठीक है। एचिटोपल या एक्टोपेल, आपको बस वो याद करना है। द मैक फ्लेक्नोई, ठीक है, आप इसको याद कर लीजिए। अगर आपको याद हो रहा है कि ये पूरा का पूरा है तो आप लिख सकते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा काम अगर करना है तो ड्राइडन में थोड़ा बहुत है, क्योंकि दिक्कत ये है कि जो प्ले हैं बहुत ज़्यादा हम लोगों को तो पता होते नहीं जो इग्नू वाले हैं, क्योंकि उतना ज़्यादा इनका उस तरह से होता ही नहीं है, नाम किनका होता है, औरों का बहुत नाम होता है, और जो प्रोनाउंसिएशन इनकी बहुत टफ है, तो वहाँ और दिक्कत आती है, ठीक है। अब इसको मैक फ्लेक्नोई पढ़ रहा हूँ, कोई बोलेगा मैक फ्लैक्नोई या मैक फ्लैक्नी या कुछ भी पढ़ेगा, तो यहाँ पे दिक्कत आती है। और फिर इनके वर्क के अंदर भी चीज़ें घुसी हुई है जो हमने यूज़ कर रहे हैं बताने के लिए कि भाई ये ऐसा है, ये ऐसा, पर आप थोड़ी ना बताओगे इसको सब चीज़ों को, तो आप तो बस इतना लिख के निकल जाओगे। ये तो आपको पता है क्योंकि बताने के लिए बता रहे हैं, अब पता लग गया तो ज़रूरत नहीं है। शेडवेल बिकम पोएट लोरेट, एंड ये तो हो गया, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्लेस लिखे इन्होंने, द वाइल्ड गैलेट, द इंडियन इम्पीरियर, मैरिज आ ला मोड, ऑल फॉर लव, ये भी याद रहेगा, ये द इंटीरियर इम्पीरियर याद रहेगा, हमें भी पता है कि सब कुछ याद रहना है नहीं, ठीक है। द राइवल लेडीज आर ट्रेजिक कॉमेडी, ठीक है। द इंडियन क्वीन आर ट्रेजेडी, सीक्रेट लव और द मैडन क्वीन, ये याद रहेगा। जब नाम इस तरह से याद होते तो याद भी रहेगा, जब प्रोनाउंसिएशन सही नहीं होगा तो बहुत मुश्किल होता है। सर मार्टिन मार ऑल और द फैन इनोसेंस, ए कॉमेडी, टफ हो जाएगा। द कॉन्क्वेस्ट ऑफ ग्रैंडा, ये आसान है, द कॉन्क्वेस्ट ऑफ ग्रैंडा, ये आप कर दोगे, 2 पार्ट में था ये, ठीक है। सर एक सेकंड सर, हमारे सिलेबस में कौन कौन से हैं सर इसमें? मैक फ्लेक्नोई है बस, सिर्फ एक ही है सर। हाँ, इसलिए इसको इतना कोई पढ़ता भी नहीं है, लेकिन ये मैंने बस इसको बस लगा दिया कि आप इसको देख लो एक बार, एक ज़्यादा नहीं 10 लाइन यूज़ करना बस, इसमें ज़्यादा नहीं 10 लाइन का होगा बस में, ठीक है ना। 10 लाइन में 5 तो यही हो गए, ठीक है ना। ये वाले जो इन्होंने लिखे 5 ये यूज़ कर लिए, 5 राइटर हो गए, बस खत्म, और कितना लिखोगे। उसके बाद ड्राइडन एज क्रिटिक्स, एसे ऑन ड्रामेटिक पोजी, पोजी के अंदर इन्होंने लिखा ड्राइडन स्कूल ऑफ पोएट्री। उसके बाद कहानी शुरू हो गई, भाई इसमें थोड़ा सा लिख दो, कोटेशंस लिख दो, बस कोटेशंस से मेन पढ़ते हैं, बस ज़्यादा कुछ है नहीं। वो स्कूल गए, कॉलेज गए, वहाँ पे ये किया वो किया, थ्योरी के लिए ठीक है, पर जब आप एग्ज़ाम में हम इतना नहीं लिख सकते उसको,
बस ये लिख देते हैं जैसे इनका जन्म ये हुआ, इनके मम्मी पापा ये हैं और या ये करते थे बस। सर रिक्वेस्ट है, नोट दीजिएगा सर, तो इसको मतलब एक्चुअली ज़्यादा रहता है तो वी टेंड टू स्टडी मोर, फिर उसमें दिक्कत आ जाती है, फिर उसमें जाएंगे तो फिर किसी और चीज़ में कम ध्यान जाएगा। तो अगर में पॉसिबल हो तो कम रहे नोट्स में, तो ज़्यादा अच्छा है सर। तो कम नोट्स होने चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए? सर कम। नॉलेज पर्सपेक्टिव से ये देखो, जैसे कि ये वाले जो नोट्स है ना, ये लेवल 3 के सर हैं। कॉम्पैक्ट होना सर ये चाहिए। वाला फॉर्मेट, ये वाला भी दे दीजिएगा। हाँ, तो वो क्या होता है कि ये लेवल 3 का है, इसमें जब आप पढ़ोगे तो आपको तगड़ी नॉलेज हो जाएगी। क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, कहाँ का है ये, मैं कहीं भगवान से थोड़े लाया हूँ भाई, कहीं कुछ चीज़ यहाँ से पढ़ी, वहाँ से ली, यहाँ से ली। कोई नेट की बुक्स हैं, ज़्यादा तो नेट की होती है, कुछ ये है कुछ वो है। और अगर हर जगह कहीं ना कहीं लिखा हुआ है तो मतलब ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो अगर आप इनको एक बार रीड कर लोगे तो सही रहेगा, नहीं कर लोगे तो आए काम आएंगे नोट्स, कभी चलो बाद में, अब कहाँ ढूंढते रहोगे इनको। तो यही है, लिखना तो मतलब 10 सर लाइन हम है। इसमें हम अपने हाँ जी, हम अपने तरफ से बना लेंगे सर, आप नहीं बना के दूंगा मैं, इसको भेज दीजिए मैं इनको बना के दूंगा, डोंट वरी अबाउट भेजना। दैट। अब मान के चलो अगर आप इग्नू की बुक मेरे सामने है, इसको देखोगे तो आप कहोगे यार ये तो बड़ा आसान है, इतना तो मुश्किल लग नहीं रहा। आप कोई भी चीज़ उठा लोगे, 10 लाइन लेनी है बस, 10 से 15, कोई आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इन्होंने, देखो सुनना बहुत ध्यान से, अभी जो हमारी जो इग्नू क्या कहता है जॉन ड्राइडन को, ड्राइडन बिगेन हिज पोइट करियर ड्यूरिंग द सिविल वार। इन्होंने इस तरीके से लिखा है, बात एक ही है, सिविल वार हमने कुछ और तरीके से बोल रहे हैं, ये अलग तरीके से बोल रहे हैं। हिज एलिजी ऑन द डेथ ऑफ द प्रोटेक्टर ओलिवर क्रॉमवेल इन 1658 इज वन ऑफ हिज अर्लीस्ट पोएट। देखो जो इनकी प्रोटेक्टर थी, तो कितना आसान है, आप किताब खोलोगे तो अब आपको बड़ा आसान लगने लगेगा, अरे ये तो बड़ा आसान है, सर ने तो मुश्किल बता दिया। आसान इसलिए लगेगा क्योंकि यहाँ पे मुश्किल है, ठीक है ना। हिज पब्लिक स्पिरिट गेव हिज पोएट्री पब्लिक थीम्स एंड हिज ग्रेटेस्ट वर्क इज पॉलिटिकल सटायर। द शिफ्टिंग लॉयल्टीज ऑफ हिज लाइफ एज ए पर्सन एंड पोइट हैव कॉज्ड मच क्रिटिकल कन्फ्यूजन। अगर मैं ये करा तो आप बोल दो किताब ही चुपका दी, तो आपने खुद कुछ नहीं बनाया। तो इसके बाद आपको चीज़ें बड़ी ही सिंपल तरीके से याद आएंगी। और आप देखोगे ना, किसी पर किताब भी है तो देखना पेज नंबर 34 पे, एट स्कूल, ट्रिनिटी, लंदन, मैरिज, ठीक है, ये सब बहुत अच्छे से दिया हुआ है। जितना ये दिया है इससे भी अच्छे से दिया हुआ है। मैं हमेशा कहता हूँ, कभी ये नहीं कहता कि भाई इनकी बुक बेकार होती है, बट समझ में नहीं आती है। ऑलवेज मैं ये कहता हूँ कि आपको समझ में नहीं आती एज ए क्रिटिक। आप जब इनको देखोगे ना किताब, आपको अच्छी लगेंगी, यार ये तो बहुत बढ़िया लग रही है, ठीक है। पर ये है कि थोड़ी देर बाद फिर आप बोर हो जाओगे, यार ये तो कुछ समझा नहीं आ रहा, नोट्स में कुछ समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। ये मैन ऑफ लेटर्स थे, असल में ये सच में एक मैन ऑफ लेटर्स थे, क्योंकि इन्होंने लिखा ही इतना है। क्रिटिसिज्म भी था, अपना भी राइटिंग करनी थी, सब कुछ करना था। कितना टाइम हो गया? अभी किसी ने कुछ पूछा है क्या? किसी ने कुछ पूछना तो बता दीजिए। सर बस यही बोल रही थी मैं कि मतलब जैसे आपने बोला कि आप पूरा भेज देंगे, तो फिर उसमें से हम लोग अपनी मर्जी से जो हमें सही लगे, जो इजी लगे, उसको शॉर्ट यही थोड़ी सी यहाँ आउट पर ना, यहाँ पे ये थोड़ा सा दिक्कत ही है, इसलिए मैंने मतलब ये डाला है। सपोज करो पोएट्री स्कूल ऑफ, है ना, एक क्या बोलते हैं सर, क्रिटिसिज्म था, किसी को ये अच्छा ना लगे, कोई याद ही ना करे कि यार ये परफेक्ट स्कूल था इनका, ये पोएट्री इनकी परफेक्ट स्कूल थी लिटरेचर की, मुझे तो नहीं अच्छा लग रहा, मैं तो कुछ और याद करूँगा या करूँगी, मैं तो ये कर लूँगा। एटलीस्ट आपके पास ऑप्शंस होंगे कि भी हाँ। और मैं एक बात और बताऊंगा, जो नोट्स आएंगे ना उसके अंदर, जो ऐसे वाले केस में जो गुलाबी कलर होगा, पिंक कलर, वो मेरी तरफ से होके होगा। आप समझ रहे हो ना टेक्निकली, जो भी पिंक होगा, पिंक जो भी अंडरलाइन होगा या जो भी पिंक कलर बैकग्राउंड में होगा, वो या कोई भी आप कलर चूज कर ले, तो वो मेरी तरफ से होगा कि इसको तो आप कर ही लो। एटलीस्ट येलो मान लो, जो भी येलो होगा तो उसको हाईलाइट कर दूंगा, तो येलो खासतौर से मुझे पसंद है, तो वो आप हाईलाइट कर दूंगा, तो आप समझ लेना कि भाई येलो की ये है कि भाई मेरी तरफ से तो आप इसको याद कर लीजिए। मतलब वो पार्ट्स इंपॉर्टेंट होंगे, है मेरी ना? तरफ से तो ये रहेगा कि अगर मैं होता तो मैं ये जरूर करूंगा, और मैं आपको कहूंगा कि आप ये कर लीजिए। इसलिए मैं वो येलो ना करके ना अलग से आपको कुछ बना के दे दूंगा कि भाई मेरी तरफ से शॉर्ट में ये है, वो भी नोट्स देख लीजिए और इसको भी देख लीजिए, और लेवल 1 में आप इसी को देख लीजिए, बाद में उसको देखेंगे, बट टाइम तो इतना होगा भी नहीं। तो इनको छोटा करके मैं एक पन्ने के अंदर, जो शायद मैं ये आपको दिखाता हूँ, अगर किसी ने वो वाली क्लास ना देखी हो तो मैं दिखाता हूँ आपको एक चीज़। क्या था? अरे वो भी तो कराया था। हाँ ये देखिए, अब इसको देखिए, आप दिख रहा है ना आपको विलियम शेक्सपियर? जी सर। अब देखिए बिल्कुल छोटा सा है,
ये ख़त्म, ठीक है, 4 लाइन लिख के ख़त्म। ये देखो विलियम शेक्सपियर का इतना छोटा होगा, बताओ। लेकिन वहाँ पे लिखना ही इतना है, वहाँ पे आप ज़्यादा कहाँ लिख पाओगे। अब आप कहोगे सर विलियम शेक्सपियर में तो बहुत कुछ दे देते आप, तो देने के लिए तो मैंने बताया ना किताब है, पूरी किताब है। पर वहाँ पे मैंने थोड़ा सा हल्का सा आपको बताने की कोशिश भी किया कि इस तरह से चीज़ें आगे आगे आ सकती हैं, तो आपको बी स्मार्ट रहना है कि भाई हमें अपनी चीज़ें छांटनी है। तो इस वाले फॉर्मेट में मैं आपको दूंगा, ठीक है, ये वाला मैं दूंगा आपको, कन्फ्यूज़न बिल्कुल नहीं होगी। इस तरीके से बस 2 पन्ने, कहानी ख़त्म। क्योंकि लिखना ही इतना पड़ेगा आपको, आप नहीं लिख पाओगे, आप खुद सोचो ना, इतना कहाँ लिख पाओगे आप। ये हो गया पूरा 1 पन्ना तो इसी में भर गया, और आधे पन्ने में आपको 1 पन्ने में पूरे के अंदर उनके बारे में एक्सप्लेन करना है, कमेंट भी करना है, और उसका कॉन्टेक्स्ट भी बताना है। 2 पन्ने बहुत है, शायद आप लिख ही नहीं पाओगे, और वो डिमांड भी नहीं करते, वो खुद ही कहते हैं भाई ज़्यादा नहीं, लिमिटेड लिखना है, 400 वर्ड में ख़त्म कर दो। अगर मैं बताऊँ तो इस वाला पूरा बता देता हूँ कितना वर्ड्स में ये कितने वर्ड में है बता देता हूँ मैं अभी आपको। ये 200 वर्ड का है पूरा, अब लगाओ 200 वर्ड का तो यही है, उसमें कितना फिर आप 200 में उतना कितना लिख पाओगे, देखना पड़ता है ना सारा आपको भी और हमें भी। तो कुछ पूछना है तो पूछ सर? लीजिए, कुछ भी, अगर कुछ भी बात करनी है। हाँ जी बताइए। सर 20 मार्क्स के आंसर के लिए मतलब कितने वर्ड्स यूज करना चाहिए? 800 बताया, 600 500, मतलब 600 से लेकर 800। मतलब देखा जाए तो वर्ड्स अच्छा। को, वर्ड्स तो हम काउंट नहीं करते हैं, पेजेस काउंट करते हैं। तो हाँ पेजेस हाँ अगर हम लेफ्ट हाँ राइट हाँ को हम एक पेज बोलें, लेफ्ट राइट को अगर हम एक पेज बोलें, टोटल 3 हाँ पेज हो हाँ गए। हाँ तो मेरे हिसाब से मिनिमम 5, लेफ्ट राइट को लगा के 5, मतलब लेफ्ट राइट हाँ लेफ्ट राइट, और टोटल 5 पेजेस टोटल ना? 5 तो होनी चाहिए। और अगर ओके। आप 6 करें, वो 6 में फिर दिक्कत हो जाती है, क्योंकि उसका पेज भी खत्म हो जाते हैं। तो 5 मेरे हिसाब से बहुत होते हैं। सही तरीके से आपने कंटेंट लिखा तो मेरे हिसाब से बहुत है नंबर देने के लिए। टीचर को पता रहता है किसको नॉलेज है। हाँ हाँ अब अदरवाइज आप 1-1.5 पन्ना करोगे, तो जब 1-1.5 पन्ने में तो मतलब 10 नंबर का ही होता है। अभी आपके सामने मैंने बता दिया। लेफ्ट और राइट में, लेफ्ट में आप लिखोगे राइटर के बारे में, लेफ्ट में राइट में आप लिखोगे पूरा कॉन्टेक्स्ट, क्रिटिकल कमेंट्स या एक्सप्लेनेशन। तो कहाँ जगह बच रही है। ये मुझे खुद हाँ लग रहा है सर। कि मैंने बहुत ज़्यादा लिख दिया। मुझे नींद में मैंने लगता है बना दिया ये। आज छुट्टी थी तो मैंने लगता है नींद में मुझे ये भी दो ये भी दो, मैं भूल गया कि मैं बच्चों के लिए बना रहा हूँ। तो सब गुप्ता बताइए। शाह गुप्ता बोलिए। कोई बात नहीं, तो फिर आज के लिए इतने रखते हैं। और आपको कुछ नहीं करना, मैंने आपको बता दिया। और आगे से मैं शायद इतना बड़ा बनाऊंगा भी नहीं, बच्चे डर जाते हैं कि यार इतना कैसे याद करेंगे। ठीक है, बहुत लिमिटेड और बहुत समराइज़ करूँगा, बहुत समराइज़ करूँगा। और समराइज़ में आप ये मत कहना कि सर है तो बहुत समराइज़ कर दिया। तो समराइज़ के पीछे रीज़न मैंने आपको बता ही दिया है कि रीज़न ये होता है कि हम जितना करना है हमें वहाँ पे हम उतना ही करेंगे। ठीक है ना, हम ज़्यादा करेंगे तो हमें पता लगता है ये करना है वो करना है। तो हाँ, अलग से मैं दे दूंगा, लेकिन जो मेन मेरा, मैं जो भी मुझसे लेगा मैं एक्स्ट्रा दे दूंगा, जो भी मेरे पास अपनी चीज़ें हैं। लेकिन फोकस रहेगा मैक्सिमम 2 पेजेस के अंदर, हमारा सारा का सारा वर्क आ जाए, चीज़ें आ जाएँ, प्रॉपर वे में आ जाए। ठीक है ना, चलिए फिर बाइंड अप सर करते वही हैं। ठीक रहेगा, हाँ वो क्योंकि ये इतना तक ना सर बहुत मुश्किल हो रहा है अभी। कोई नहीं, बता तो दिया, सारा तो याद करना भी नहीं, वैसे भी तो लिमिटेड हाँ करना है सर। भाई। 2-3 वर्क कर लो, जैसे 5 वर्क कर लो, कोटेशन कर लो, और उनके डेट ऑफ बर्थ कर लो। और थोड़ा सा जैसा कि अगर मैं इसी की बात करूँ पर्टिकुलर, भाई वो क्रॉमवेल थे, वो जॉर्ज जो मतलब चार्ज जो फर्स्ट थे, ठीक है, वो उनका एग्जीक्यूशन हो गया, क्रॉमवेल ने किया, फिर सेकंड आ गए, उन्होंने क्रॉमवेल को निपटा दिया। उसके बाद इन्होंने 2 बार धर्म बदला। जो भी इस पूरे प्ले के अंदर आपको ठीक लग रहा है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। आगे से मैं कोशिश करूँगा उसको 2 बार पढ़ के थोड़ा सा बेहतर करें। कल हो सकता है आपका ऑफ हो जाए, आई एम नॉट श्योर, कल हो सकता है ऑफ हो जाए आपका, पर मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। मुझे कहीं जाना है, कल संडे ना, ठीक है ना। तो ठीक है फिर, ठीक है सर, कुछ गुड पूछना है? नाइट। यस सर। हाँ जी, सर ये बोल रहे थे सर, आप अगर नोट्स भेज देंगे तो कल हम लोग फिर अपना नोट्स एडजस्ट कर लेंगे थोड़ा, अगर हो सके तो। नहीं नहीं, पूरी कोशिश करता हूँ, पूरी कोशिश करता हूँ, और कोशिश पॉजिटिव ही रहेगी। ठीक है ना। अगर मैं ये भेज दूँ चला लोगे? पर मैं भेजूँगा नहीं इसको, मुझे लग रहा है सब नहीं कर पाएंगे। भेज दो सर इसको, हाँ जी, हाँ सर। इसको भेज दो इसी को। ठीक है, चलिए फिर वाइंड अप करते हैं।
गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर। और किसी को कुछ पूछना हो तो फिर आप बाकी लोग चले जाओ, वो रुक जाओ।